आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वो अक्सर हारते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा फाइट करते हैं वो अक्सर थक जाते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा शो करते हैं वो अक्सर हॉलो होते हैं। पर जो इंसान बिल्कुल चुप होता है, जो कभी डायरेक्टली नहीं लड़ता, जो हमेशा काल्म दिखता है, वो हमेशा जीतता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई है? ऑफिस में जो कभी आर्ग्यू नहीं करता, पर हर बड़ा डिसीजन उसी का होता है। किसी रिलेशनशिप में जो कभी डिमांड नहीं करता, पर दूसरा हमेशा उसके हिसाब से चलता है। किसी ग्रुप में जो सबसे कम बोलता है, पर सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपने सोचा होगा, यह करता क्या है, इसका सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है। वो एक स्ट्रैटेजी है जो चाइना में हजारों साल पहले डॉक्यूमेंटेड हुई थी। 36 स्ट्रैटेजम्स, 36 तरीके बिना लड़े जीतने के, बिना दिखे डोमिनेट करने के, बिना थके सरवाइव करने के। और सबसे शॉकिंग बात, यह स्ट्रैटेजीज आज आपकी जिंदगी में आपके आसपास के लोग पहले से यूज कर रहे हैं आप पर, बिना आपको पता चले। पहले एक बात क्लियर करते हैं, यह स्ट्रैटेजीज ईविल नहीं है, मैनिपुलेटिव नहीं है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी की डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। जो इन्हें जानता है वो खुद भी यूज कर सकता है और दूसरों को यूज करते हुए पहचान भी सकता है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। 36 स्ट्रैटेजीज को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। विनिंग सिचुएशंस, कॉन्फ्रंटेशन सिचुएशंस, अटैक सिचुएशंस, कंफ्यूजन सिचुएशंस, गेनिंग ग्राउंड सिचुएशंस, डेस्परेट सिचुएशंस। हम सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेलिवेंट वंस को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजम 1, क्रॉस द सी विदाउट द एम्परर नोइंग। समुद्र पार करो बिना राजा को बताए। यह 36 में से सबसे पावरफुल है और आप इसे रोज देखते हैं पर पहचानते नहीं। इसका मतलब है, जो चीज ओपनली दिखती रहे वो सस्पिशियस नहीं लगती, जो रूटीन बन जाए वो इनविजिबल हो जाती है। यहां एक जबरदस्त सच है, लोग हमेशा अनएक्सपेक्टेड से डरते हैं, ऑब्वियस से नहीं। जो प्लान आप ओपनली अनाउंस करते हैं उसे कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो सोचता है ये तो सबको पता है, कोई सीक्रेट नहीं। पर असल मूव उसी ऑब्वियस के पीछे छुपा होता है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन था। वो हर रोज अपने कॉम्पिटिटर के ऑफिस के सामने से अपनी टीम के साथ जाता था। लोगों ने सोचा बस ऑफिस आना जाना है, रूटीन है। पर वो एक्चुअली कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व कर रहा था। कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन डिमोटिवेटेड दिखता है। 6 महीने में उसने उन्हीं एम्प्लॉयज को बेटर ऑफर दिया और कॉम्पिटिटर की टीम बिना किसी फाइट के उसके पास आ गई। दुश्मन को पता भी नहीं चला कब हारा। क्रॉस द सी विदाउट द एम्परर नोइंग। जो ओपनली दिखे उसे कोई नहीं डरता। यही इस स्ट्रैटेजी की ताकत है। स्ट्रैटेजम 2, बिसीज वे टू रेस्क्यू जॉ। वे को घेरो जॉ को बचाने के लिए। यह स्ट्रैटेजी डायरेक्टली अटैक करने से बेहतर है और यह आपकी एवरीडे लाइफ में सबसे ज्यादा होती है, पर आप इसे देख नहीं पाते। इसका मतलब है, जब सामने वाला स्ट्रांग पोजीशन पर हो, डायरेक्टली उससे मत लड़ो, उसकी वल्नरेबिलिटी ढूंढो। जो उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे थ्रेटन करो। वो खुद आएगा अपनी स्ट्रांग पोजीशन छोड़कर, और जब वो अपनी पोजीशन छोड़े तब लड़ाई तुम्हारी टर्म्स पर होती है। जहां तुम स्ट्रांग हो वो वीक है। यह स्ट्रैटेजी आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में सबसे कॉमन है। जब एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को डायरेक्टली बीट नहीं कर सकती तो वो उसके बेस्ट टैलेंट को हायर करने लगती है, उसके की क्लाइंट्स को अप्रोच करती है, उसके सप्लायर्स से बेहतर डील्स करती है। डायरेक्ट फाइट नहीं, पर कंपेटिटर ऑटोमेटिकली वीकेंड हो जाता है। वे को घेरो, जाओ खुद रेस्क्यू हो जाएगा। स्ट्रैटेजम 3, किल विद अ बोरोड नाइफ। किसी और की नाइफ से मारो। यह सबसे चिलिंग स्ट्रैटेजी है और यह आपके आसपास हर रोज होती है।
इसका मतलब है खुद हाथ डर्टी मत करो, किसी और को यूज करो ताकि तुम इनोसेंट दिखो और तुम्हारा काम भी हो जाए। मैं पर्सनली जब ये स्ट्रैटेजी पढ़ी उदी, तो बहुत लोग याद आए जिन्होंने मेरे साथ यही किया था। वो लोग जो डायरेक्टली कभी आर्ग्यू नहीं करते, पर किसी तीसरे को ऐसे इन्फॉर्म करते हैं कि वो तीसरा इंसान आपसे लड़ने लगता है और वो पहला इंसान दोनों तरफ सिंपैथेटिक दिखता है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं तो बीच में था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर एक्चुअली उसी ने नाइफ थमाई थी। एग्जाम्पल, ऑफिस पॉलिटिक्स में एक क्लासिक मूव है, जब कोई अपने कॉम्पिटिटर को रिमूव करना चाहता है वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, वो बस एक इनोसेंट कॉन्वर्जेशन करता है किसी सीनियर से। सर, आपको पता है ना कि उन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट में एक्चुअली क्या किया था? मैं तो बस आपको इन्फॉर्म करना चाहता था, आगे आपकी डिसीजन है। वो कुछ नहीं किया पर काम हो गया। बोरोड नाइफ। ये स्ट्रैटेजी जानने के बाद जब भी कोई आपको बस इन्फॉर्म करने आए, रुकिए, सोचिए किसकी नाइफ है यह। स्ट्रैटेजम 4, वेट एट लीजर व्हाइल द एनिमी एग्जॉस्ट हिमसेल्फ। आराम से इंतजार करो जब तक दुश्मन खुद थक ना जाए। यह पेशेंस की सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है, पर यह सिर्फ वेट करना नहीं है, यह स्ट्रेटेजिकली वेट करना है। इसका मतलब है जब सामने वाला फुल एनर्जी में हो तब मत लड़ो, उसे खर्च होने दो, उसे थकने दो, उसे फ्रस्ट्रेटेड होने दो, और जब वो अपनी हाफ एनर्जी यूज कर चुका हो तब एक प्रिसाइज स्ट्राइक। यह स्ट्रैटेजी सन त्सू ने भी आर्ट ऑफ वॉर में मेंशन की है, पर 36 स्ट्रैटेजीज में यह और रिफाइंड है। जो लोग हमेशा पहले रिएक्ट करते हैं, हमेशा फर्स्ट मूवर होते हैं, हमेशा एग्रेसिव होते हैं, वो एक्चुअली खुद को एग्जॉस्ट करते हैं, और जो क्वाइटली वेट करता है वो उस एग्जॉस्टेड ओपोनेंट को मिनिमम एफर्ट से बीट करता है। यह फिशिंग की तरह है। जो फिशरमैन जल्दी में है वो पानी में हाथ डालकर मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर एक्सपीरियंस्ड फिशमैन बस वेट करता है, मछली खुद आती है। एग्जाम्पल, 2 लॉयर्स थे। एक केस में एक लॉयर बहुत अग्रेसिव था, हर हियरिंग में बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ऑब्जेक्शंस, बहुत एनर्जी। दूसरा लॉयर बस सुनता रहा, नोट करता रहा, वेट करता रहा। फाइनल हियरिंग में जब पहला लॉयर 3 मंथ्स की अग्रेसिव लॉयरिंग से थका हुआ था, दूसरे ने एक प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट दिया, केस जीत गया। वेट करने वाला, एनर्जी बचाने वाला, पेशेंस वाला। स्ट्रैटेजम 5, लूट अ बर्निंग हाउस, जलते घर को लूटो। यह सबसे ऑपर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजी है और मॉडर्न वर्ल्ड में यह एवरीवेयर है। इसका मतलब है जब कोई क्राइसिस में हो, जब कोई वीक हो, जब कोई डिस्ट्रैक्टेड हो, उस मोमेंट में मूव करो। पर यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, यह चीटिंग नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन है जो सबसे स्मार्ट लोग करते हैं। बिजनेसेस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, इन्वेस्टर्स पैनिक में बाय करते हैं। जब बाकी सब डरे होते हैं वो काम होते हैं और मूव करते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यही है लूट द बर्निंग हाउस। पर पर्सनली मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह स्ट्रैटेजी एक थिन लाइन पर है। अपॉर्चुनिटी देखना और किसी की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। बिजनेस में क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखना स्मार्ट है, पर किसी इंसान की पर्सनल क्राइसिस में उसे एक्सप्लॉइट करना, यह स्ट्रैटेजी का डार्क यूज है। जानना जरूरी है ताकि आप इसे अपने ऊपर होते हुए पहचान सको। स्ट्रैटेजम 6, मेक अ साउंड इन द ईस्ट देन स्ट्राइक फ्रॉम द वेस्ट। पूरब में आवाज करो, पश्चिम से स्ट्राइक करो। यह मेरी पर्सनली फेवरेट स्ट्रैटेजी है क्योंकि यह अटेंशन कंट्रोल की मास्टर क्लास है। इसका मतलब है जहां तुम एक्चुअली अटैक करने वाले हो वहां से अटेंशन हटाओ, कहीं और शोर मचाओ, कहीं और एनर्जी डाइवर्ट करो
और जब सामने वाले का पूरा फोकस उस शोर पर हो तब असल मूव करो। यह स्ट्रैटेजी आज हर जगह है, न्यूज़ में, पॉलिटिक्स में, मार्केटिंग में। जब कोई बड़ा स्कैंडल होने वाला हो, अचानक एक और बड़ी न्यूज़ आ जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़, पहली न्यूज़ फॉरगॉटन, अटेंशन शिफ्टेड, साउंड इन द ईस्ट, स्ट्राइक फ्रॉम द वेस्ट। एग्जाम्पल, एक नेगोशिएशन में एक बिजनेसमैन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नेगोशिएट करना चाहता था। वो जानता था अगर सीधे उस पॉइंट पर आए सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, तो उसने 3 और पॉइंट्स पर बहुत एग्रेसिवली नेगोशिएट किया। बहुत एनर्जी, बहुत बैक एंड फॉरवर्ड। जब सामने वाला उन तीनों पॉइंट्स से थक गया तो उस बिजनेसमैन ने कहा, चलिए बस ये लास्ट पॉइंट, फिर डील डन। एग्जॉस्टेड सामने वाले ने बिना ज़्यादा सोचे वो पॉइंट एक्सेप्ट कर लिया, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट था। साउंड इन द ईस्ट, स्ट्राइक फ्रॉम द वेस्ट। स्ट्रैटेजम 7, क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, कुछ नहीं से कुछ बनाओ। यह परसेप्शन की स्ट्रैटेजी है और यह सबसे माइंड बेंडिंग है। इसका मतलब है जो एग्जिस्ट नहीं करता उसे एग्जिस्ट करता हुआ दिखाओ जब तक दूसरा बिलीव कर ले, और जब वो बिलीव कर ले वो एक्चुअली एग्जिस्ट करने लगता है। यह साइकोलॉजिकल पर 100% रियल। एग्जाम्पल, फियर। अगर आप किसी को कन्विंस कर सको कि आपके पास एक सीक्रेट वेपन है, वो उससे डरेगा, चाहे वो वेपन हो या ना हो। उनका बिहेवियर उस फियर की वजह से वैसे ही बदलेगा। यह स्ट्रैटेजी ब्रांडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एक ब्रांड जो जेन्युइनली बेटर नहीं भी हो, पर जिसे बेटर परसीव किया जाए, वो एक्चुअली बेटर हो जाता है, क्योंकि परसेप्शन रियलिटी को शेप करती है। क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, जो यू प्रोजेक्ट करते हो वो आप बन जाते हो। कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करो तो कॉन्फिडेंट माने जाते हो। एक्सपर्टीज प्रोजेक्ट करो तो एक्सपर्ट माने जाते हो। ऑथॉरिटी प्रोजेक्ट करो तो ऑथॉरिटी माने जाते हो। यह फेक होना नहीं है, यह परसेप्शन मैनेज करना है। स्ट्रैटेजम 8, ओपनली रिपेयर द वॉकवे, सीक्रेटली मार्च थ्रू चेंगंग। खुले में रास्ता बनाते दिखो, चुपके से दूसरे रास्ते से निकलो। यह क्रॉस द सी जैसी ही है, पर और रिफाइंड। इसमें तुम एक्टिवली एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हो, सामने वाले को ऑक्यूपाई करते हो, उसकी अटेंशन, एनर्जी, रिसोर्सेस एक डायरेक्शन में लगा देते हो, और असल काम कहीं और क्वाइटली हो जाता है। एग्जाम्पल, एप्पल का आईफोन लॉन्च। जब बाकी सब कंपनीज फीचर वॉर्स में थीं, कौन ज़्यादा मेगापिक्सल्स, कौन ज़्यादा रैम, कौन ज़्यादा स्पेक्स, एप्पल ने एक सिंपल फ़ोन लॉन्च किया। बाकी कंपनीज स्पेक्स वॉर में बिजी रहीं और एप्पल ने क्वाइटली इकोसिस्टम बना लिया। ऐप स्टोर, आईट्यून्स, आईक्लाउड। जब तक कॉम्पिटिटर्स को समझ आया एप्पल का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग था कि यूजर्स को छोड़ना इम्पॉसिबल था। ओपनली रिपेयर द वॉकवे, सीक्रेटली मार्च थ्रू चेंगंग। स्ट्रैटेजम 9, वॉच द फायर फ्रॉम द अदर शोर, दूसरे किनारे से आग देखो। यह रिस्ट्रेंट की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है और यह सबसे काउंटर इंट्यूटिव भी। इसका मतलब है जब तुम्हारे दुश्मन आपस में लड़ रहे हो, कुछ मत करो, बस देखो। जल्दबाजी में इन्वॉल्व मत हो, किसी की साइड मत लो, इंटरवीन मत करो। उन्हें लड़ने दो, थकने दो, कमज़ोर होने दो, और जब दोनों एग्जॉस्ट हो जाएं, तब तुम फ्रेश हो और वो पोजीशन जो पहले दोनों की थी अब तुम्हारी है। मैं पर्सनली ये स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स में सबसे क्लियरली देखता हूं। जब 2 पार्टीज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, तीसरी पार्टी जो चुप रहती है वो एक्चुअली सबसे स्ट्रांग इमर्ज करती है। वॉच द फायर फ्रॉम द अदर शोर। पर यहां एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। वॉचिंग इज हार्ड। जब आपके आसपास केओस हो रहा हो, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हों कि आप रिएक्ट करें, चुप रहना बहुत डिफिकल्ट है, पर जो यह कर सकता है वो अल्टीमेटली जीतता है। स्ट्रैटेजम 10, हाइड अ नाइफ बिहाइंड अ स्माइल, मुस्कुराहट के पीछे चाकू छुपाओ। यह
सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यह आप पर सबसे ज्यादा यूज होती है। इसका मतलब है दोस्त बनो, वार्म रहो, हेल्पफुल दिखो, पर अंदर से कॉन्स्टेंटली असेस करते रहो उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस, उनकी मोटिवेशंस। ये पैरानोया नहीं है, ये अवेयरनेस है। और ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग आपके साथ यही करते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी तारीफ करता है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल दिखता है, सबसे ज्यादा आपका फ्रेंड बनना चाहता है, वो कभी कभी सबसे ज्यादा स्टडी कर रहा होता है आपको। ये सिनिकल नहीं है, ये रियलिस्टिक है। और इसका सॉल्यूशन दूसरों पर ट्रस्ट न करना नहीं है, सॉल्यूशन है अवेयर रहना। जो लोग आपको जेन्युइनली लाइक करते हैं उनसे रिलेशनशिप्स बनाओ, पर जो सिर्फ आपको यूजफुल समझते हैं उन्हें उनकी जगह पर रखो, स्माइल बैक, पर अवेयर रहो। स्ट्रैटेजम 11, द स्ट्रैटेजम ऑफ द ब्यूटिफुल वुमन, सुंदर वुमन की स्ट्रैटेजी। यह सबसे मिसअंडरस्टूड स्ट्रैटेजी है। लिटरली इसका मतलब था दुश्मन के लीडर को एक ब्यूटीफुल वुमन भेजो ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड हो, वीकेंड हो। पर आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है जो चीज सामने वाले को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो यूज करो, उसकी वीकनेस ढूंढो, उसकी डिजायर ढूंढो और उसे वो ऑफर करो। पर इस स्ट्रैटेजी का डार्क साइड ये है, जो लोग आपकी डिजायर्स जानते हैं वो आपको बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए अपनी डिजायर्स को, अपनी वीकनेसेस को, अपने डीपेस्ट वांट्स को हर किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए वही आपको सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। स्ट्रैटेजम 12, लीड अवे अ गोट इन पासिंग, जाते जाते बकरी ले जाओ। यह अपॉर्चुनिटी की स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज मिले, बिना प्लान के भी, उसे ले लो, पर इसे ले लो सो स्मूथली कि सामने वाले को पता भी ना चले। यह इम्पल्सिव होना नहीं है, यह अलर्ट रहना है। जो लोग अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो इसलिए मिस करते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं थे। अपॉर्चुनिटीज हमेशा अनाउंस नहीं होती, वो बस आती है। और जो रेडी होता है, लीड अवे द गोट। स्ट्रैटेजम 13, बीट द ग्रास टू स्टार्टल द स्नेक, घास को मारो ताकि सांप चौंके। यह इंटेलिजेंस गैदरिंग की स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है जब आप श्योर ना हो सामने क्या है, कौन है, उनका प्लान क्या है, तो एक छोटा मूव करो, बस देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। उनका रिएक्शन आपको उनके बारे में सब कुछ बता देगा। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन एक पोटेंशियल पार्टनर के साथ डील करना चाहता था, पर उसे नहीं पता था वो एक्चुअली कितना इंटरेस्टेड है। उसने एक छोटा टेस्ट किया, एक माइनर पॉइंट पर जानबूझकर एक अनरीजनेबल डिमांड रखी, बस देखने के लिए सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो इमीडिएटली अग्री कर ले, इसका मतलब वो डेस्परेट है। अगर वो पुश बैक करे रीजनेबली, यह जेन्युइन पार्टनर है। अगर वो बहुत अग्रेसिव हो जाए, रेड फ्लैग। बीट द ग्रास, वॉच द स्नेक। अपनी जिंदगी में जब भी आप किसी के इंटेंशंस के बारे में अनश्योर हों, एक स्मॉल टेस्ट, उनका रिएक्शन आपको सब बता देगा। स्ट्रैटेजम 14, बोरो अ कॉर्प्स टू रेजरेक्ट द सोल। एक डेड बॉडी उधार लो उसमें सोल वापस लाने के लिए। यह सबसे क्रिएटिव स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जो पुराना है, जो फॉरगॉटन है, उसे नए कॉन्टेक्स्ट में रीयूज करो। नया व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं। जो ऑलरेडी प्रूवन है उसे रिवाइव करो। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को रिवाइव किया, उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। MP3 प्लेयर्स ऑलरेडी थे, फोन्स ऑलरेडी थे, टैबलेट्स ऑलरेडी थे। उन्होंने बस एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को एक न्यू सोल दी। बेटर डिज़ाइन, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर स्टोरी, बोरो अ कॉर्प्स, रिजरेक्ट द सोल। यह स्ट्रैटेजी पर्सनली भी अप्लाई होती है। जो स्किल्स आपने सीखी थी,
जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए, जो रिलेशनशिप्स आपने बनाई, यह सब डेड नहीं है। इन्हें नए कॉन्टेक्स्ट में रिजरेक्ट करो। स्ट्रैटेजम 15, एंटाइज द टाइगर टू लीव इट्स माउंटेन लेयर। बाघ को उसकी पहाड़ी से बाहर बुलाओ। यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कभी भी किसी को उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर चैलेंज मत करो। उन्हें वहां से बाहर खींचो। जहां तुम स्ट्रांग हो वो वीक हो। टाइगर अपने माउंटेन पर अजेय है, पर मैदान में वो एक ऑर्डिनरी प्रेडेटर है। यह स्ट्रैटेजी नेगोशिएशन में सबसे पावरफुल है। जब कोई अपने घर में अपनी टर्म्स पर अपने लोगों के साथ नेगोशिएट करना चाहता हो, चेंज द वेन्यू। चलिए न्यूट्रल जगह बात करते हैं। न्यूट्रल जगह, उनका होम एडवांटेज खत्म, उनकी माउंटेन गॉन, टाइगर जस्ट अ कैट। स्ट्रैटेजम 16, इन ऑर्डर टू कैप्चर फर्स्ट लेट गो। पकड़ने के लिए पहले छोड़ो। यह सबसे काउंटर इंट्यूटिव स्ट्रैटेजी है और सबसे पावरफुल। जब आप किसी को फोर्स करके रोकते हैं वो और ज्यादा स्ट्रगल करता है, पर जब आप छोड़ देते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, वो रिलैक्स हो जाता है, गार्ड डाउन, डिफेंसिव वॉल्स डाउन। दूसरी, वो आपकी वैल्यू महसूस करता है जो फोर्स से कभी नहीं होता, और फिर वो खुद वापस आता है। यह रिलेशनशिप्स में सबसे डीपली अप्लाई होती है। जो लोग डेस्परेट होकर किसी को रोकने की कोशिश करते हैं वो और तेजी से जाते हैं, पर जो ग्रेसफुली लेट गो करते हैं वो एक्चुअली पकड़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू कैप्चर फर्स्ट लेट गो। स्ट्रैटेजम 17, थ्रो आउट अ ब्रिक टू अट्रैक्ट जेड। ईंट फेंको जेड पाने के लिए। यह इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है एक छोटी चीज दो एक बड़ी चीज पाने के लिए। फ्री सैंपल्स, ट्रायल पीरियड्स, स्मॉल फेवर्स, यह सब थ्रो अ ब्रिक स्ट्रैटेजीज हैं। पर पर्सनली यह स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी रिलेशनशिप में जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना ट्रस्ट, ये सब ब्रिक्स हैं जो जेड अट्रैक्ट करती हैं। पर यहां एक वार्निंग है। जो ब्रिक थ्रो करते हैं जेड की एक्सपेक्टेशन के साथ, वो यूजुअली डिसअपॉइंटेड होते हैं। जो ब्रिक थ्रो करते हैं जेन्युइनली, उनके पास जेड आती है, क्योंकि जेन्युइन इन्वेस्टमेंट जेन्युइन रिटर्न अट्रैक्ट करती है। स्ट्रैटेजम 18, टू कैच बैंडिट्स फर्स्ट कैच देयर लीडर। डाकुओं को पकड़ना है तो पहले उनके लीडर को पकड़ो। यह एफिशिएंसी की स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसकी रूट ढूंढो। सिम्पटम्स पर एनर्जी वेस्ट मत करो। यह स्ट्रैटेजी हर एरिया में अप्लाई होती है। टीम में प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम, लीडर की क्लैरिटी चेक करो। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अंडरलाइंग अनस्पोकन इश्यू ढूंढो। बिजनेस में सेल्स प्रॉब्लम, प्रोडक्ट या वैल्यू प्रोपोजिशन चेक करो। बैंडिट्स सिम्टम्स हैं, लीडर रूट कॉज है। रूट को फिक्स करो, बैंडिट्स खुद डिसॉल्व हो जाते हैं। स्ट्रैटेजम 19, रिमूव द फायरवुड फ्रॉम अंडर द पॉट। बर्तन के नीचे से लकड़ी हटाओ। यह सैबोटाज की स्ट्रैटेजी है, पर कंस्ट्रक्टिव सैबोटाज। इसका मतलब है जब कोई पावरफुल हो डायरेक्टली उसे अटैक मत करो, उसकी पावर के सोर्स को रिमूव करो, उसके रिसोर्सेस हटाओ, उसके अलाइज को न्यूट्रल करो, उसकी इंफॉर्मेशन कट करो, उसके मोमेंटम को स्टॉप करो। बर्तन अभी भी है, आग अभी भी है, पर बिना लकड़ी के खाना नहीं बनेगा। एग्जाम्पल, एक पावरफुल पॉलिटिशियन था, डायरेक्टली उसे बीट करना इम्पॉसिबल था। उसके ओपोनेंट्स ने उसके फंडिंग सोर्सेस को टारगेट किया, उसके की सपोर्टर्स को न्यूट्रल करने के लिए काम किया, उसके इनर सर्कल में वेज डाला। 2 इलेक्शंस में वो खुद फॉल हो गया, बिना किसी डायरेक्ट अटैक के। रिमूव द फायरवुड, पॉट खुद ठंडा हो गया। स्ट्रैटेजम 20, लेट द प्लम ट्री विदर इन प्लेस ऑफ द पीच। पीच की जगह
प्लम को विदर होने दो। यह सैक्रिफाइस की स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कुछ छोटा सैक्रिफाइस करो कुछ बड़ा बचाने के लिए। चेस में एक पॉन सैक्रिफाइस करके रानी बचाई जाती है। बिजनेस में एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करके कोर ब्रांड बचाया जाता है। रिलेशनशिप में एक आर्ग्यूमेंट छोड़कर रिश्ता बचाया जाता है। पर यहां विजडम यह है, आपको पता होना चाहिए क्या पीच है, क्या प्लम है। जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है वो बचाओ, जो रिप्लेसेबल है उसे विदरिंग होने दो। जो लोग हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट समझते हैं वो अल्टीमेटली सब खो देते हैं। जो प्रायोरिटीज क्लियर हैं वो स्ट्रेटेजिकली सैक्रिफाइस करते हैं एंड विन। अब 36 में से हमने सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लोर किए, पर इन सब स्ट्रैटेजीज का एक कॉमन थ्रेड है जो हम सबको नोटिस करना चाहिए। यह स्ट्रैटेजीज फोर्स के बारे में नहीं है, यह साइकोलॉजी के बारे में है। ह्यूमन नेचर को समझना, बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, सिचुएशंस को शेप करना। विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, विदाउट अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट वेस्टेड एनर्जी। संत अज्जू ने कहा था, सुप्रीम एक्सीलेंस कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। 36 स्ट्रैटेजीज इसी एक्सीलेंस का डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन है। पर यहां एक बात जो मैं पर्सनली ऐड करना चाहता हूं, यह स्ट्रैटेजीज दूसरों को बीट करने के लिए नहीं है, यह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जब आप इन्हें जानते हैं तो आप रिकॉग्नाइज करते हैं कब कोई आप पर बोरोड नाइफ यूज कर रहा है, कब कोई आपको ब्यूटीफुल वुमन स्ट्रैटेजी से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कब कोई आपको बर्निंग हाउस में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। नॉलेज सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है और जो प्रोटेक्ट है वो अल्टीमेटली जीतता है। 36 स्ट्रैटेजम्स, दुश्मन को बिना लड़े हराने की कला। पर एक्चुअली यह आर्ट है खुद को इतना स्ट्रांग बनाने की कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े।